नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि तिपाल। आज हम बात करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध, भाग 2। इससे पूर्व के भाग में हम बात कर चुके हैं कि भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक कंपनियां स्थापित हो चुकी थी और भारतीय राजनीतिक जो अव्यवस्था थी उसके चलते भारत में राजनीतिक दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य का पतन हो चुका था और राजनीतिक दृष्टि से एकता नहीं होने के कारण, राजनीतिक स्थिति छिन्न भिन्न होने के कारण उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है जाग उठी और धीरे धीरे वे अपने विस्तार क्षेत्र में लग गए और भारत में सर्वोपरिता के लिए दोनों शक्तियों के बीच में संघर्ष हुए, जिन्हें हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर चुके हैं, जो 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ और इस युद्ध के जो प्रमुख कारण थे वो थे कि यूरोप में भी दोनों ही शक्तियां, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों महत्वाकांक्षी थे और यूरोप में दोनों शक्तियों में एक दूसरे की विरोधी थी, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी थी। दूसरा कारण जो है, विश्व के अनेक भागों में उनकी औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी। भारत में भी वही प्रतिद्वंदिता हमें दिखाई देती है। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही देश जो है यूरोप में एक दूसरे से उलझे हुए थे और यूरोप में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसमें दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध शक्तियों का साथ दिया और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष में भाग लिया और इस यह संघर्ष जो है वह भी एक कारण बना अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के भारत में युद्ध का या प्रथम कर्नाटक युद्ध का। इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष की स्थिति जो थी वो प्रारंभ हो गई। इसके पश्चात हम बात करते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की वही शत्रुता जो पहले से थी। किसी कारणवश जो ला शैपेल की संधि यूरोप में हो गई थी, उस संधि के पश्चात भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षाएं, दोनों की प्रतिद्वंदिता वो किसी भी रूप में समाप्त नहीं हुई थी और दोनों एक दूसरे की शक्तियों को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते थे। इस कारण से उन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थितियां पैदा हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों की आपसी शत्रुता यूरोप से चली आ रही है। भारत में भी वे आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है और इस प्रतिद्वंदिता को और अधिक बढ़ाने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ की स्थानीय राजनीति में दखल देना शुरू किया और स्थानीय राजनीति में विशेष रूप से जो हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध में बात करेंगे वो ये कि उन्होंने यहाँ की जो राजनीति थी उसमें इंटरफेयर करना, उसके अंदर जो है हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और उत्तराधिकार के संघर्ष में विशेष रूप से किसी पक्ष का अगर अंग्रेज़ों के द्वारा साथ दिया गया तो उसके विपक्ष का या उसके विरोधी का साथ जो है फ्रांसीसियों के द्वारा दिया गया। यानी अगर फ्रांसीसियों ने किसी का साथ दिया तो उसके विरोधी का साथ अंग्रेज़ दे रहे हैं और यही चीज़ें जो है यहाँ से जो उन्होंने भारत की राजनीति में दखल की शुरुआत की, धीरे धीरे हम पूरे के संपूर्ण भारत के अंदर इसी प्रकार की स्थितियों को देखते हैं। इस समय जो एक विशेष घटना घटित हुई कि हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क की आसफ जहाँ जो थे उनकी मृत्यु 21 मई 1748 को हो गई और निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के साथ में निज़ामुल मुल्क के पुत्र नासिर जंग और उसके दूसरे भाई के पुत्र नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग ने दोनों के बीच में गद्दी को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। दूसरी ओर कर्नाटक में भी तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन और जो भूतपूर्व नवाब था कर्नाटक का दोस्त अली, उसके दामाद चांदा साहब के बीच में गद्दी को लेकर संघर्ष हुआ। इसी प्रकार से तंजौर जो था दक्षिण का एक जो राज्य, वहाँ पर भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही ने ही इन आंतरिक संघर्षों का फ़ायदा उठाना शुरू किया और यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू किया। जहाँ पर कर्नाटक में जो अनवरुद्दीन था, नवाब अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने एक और जो नासिर जंग जो था उसका हैदराबाद में साथ दिया और तो फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया
अंग्रेज़ों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया तो फ्रांसीसियों ने चांदा साहब का साथ दिया, और इस प्रकार से यहाँ की राजनीति में पूरी तरीके से दखल देकर दोनों शक्तियाँ जो है वो संघर्षरत हो गई। डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसके हम बात पूर्व के अध्याय में कर चुके हैं, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अनवरुद्दीन जो था उसको पराजित किया और अंबर के युद्ध में उसको हराकर मार डाला, और कर्नाटक के अधिकांश भाग पर चांदा साहब ने अधिकार कर लिया। इधर हैदराबाद पर भी आक्रमण करके डुप्ले ने नासिर जंग को पराजित किया और मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। लेकिन इसी बीच जो है अंग्रेज भी चुप नहीं बैठने वाले थे, और अंग्रेज़ों ने नासिर जंग और मोहम्मद अली उन दोनों के साथ में मिलकर योजना बनाई, और कर्नाटक की नवाबी के लिए उन्होंने मोहम्मद अली, क्योंकि कर्नाटक में अनवरुद्दीन को मार दिया गया था, तो ऐसे में मोहम्मद अली का समर्थन अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया, जो इस समय त्रिचिनापल्ली में फ्रांसीसियों के सेना से घिरा हुआ था। क्लाइव ने तिरुचिनापल्ली को घेरा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ऐसे में अंग्रेज़ों ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर दिया। जब कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर लिया गया तो चांदा साहब जो कि फ्रांसीसियों की तरफ थे, चांदा साहब को मजबूर होकर तिरुचिनापल्ली का घेरा उठाना पड़ा, और चांदा साहब को तंजौर के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसी समय छल से चांदा साहब की हत्या कर दी गई और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। इसी बीच 1754 में पांडिचेरी की संधि हो गई और दोनों के बीच में जो है संघर्ष की स्थिति को कुछ समय के लिए विराम मिला, और अंग्रेज़ों की शक्ति पक्ष में यह युद्ध जो था वो हमें दिखाई देता है। दोनों के बीच में दोनों शक्तियों ने देशी राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप संधि यह एक तरीके से फ्रांसीसियों के विरुद्ध या फ्रांसीसियों के फेवर में यह युद्ध नहीं रहा। और मॉलिसन लिखते हैं कि यह संधि जो है फ्रांसीसियों के लिए अपमानजनक थी, और सुंदरलाल जो है वो कहते हैं कि यह वह चट्टान है जिससे टकराकर देश के अंदर डुप्ले और फ्रांसीसियों की समस्त आकांक्षाएं चूर चूर हो गई। जैसा कि हम देखते हैं कि पूर्व में जब प्रथम कर्नाटक संघर्ष और द्वितीय कर्नाटक संघर्ष, यहाँ पर हम विशेष रूप से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की बात करते हैं। डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था। डुप्ले ने भारत की राजनीति में दखल दिया। डुप्ले ने फ्रांसीसियों की स्थिति को मजबूत बनाया, और कहीं ना कहीं हम डुप्ले के कारण फ्रांसीसियों के पक्ष को काफ़ी मजबूत पाते हैं। लेकिन यह जो संघर्ष था, इस संघर्ष के साथ में धीरे धीरे फ्रांसीसियों की शक्ति जो थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, और इसी के साथ में द्वितीय युद्ध जो था वह समाप्त हो गया। इसके पश्चात हम बात करेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध की, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ। जब हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष की स्थिति, तो यूरोप में जब संघर्ष की स्थितियां पैदा होती है, यूरोप में जब युद्ध होता है दोनों शक्तियों के बीच में, तो भारत में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। जब वहाँ पर शांति की स्थितियाँ पैदा होती है तो वो शांति की स्थितियाँ में यहाँ पर भी दिखाई देती है। इसी समय 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, और उसके कारण भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से संघर्षरत हो गए। इसी बीच डुप्ले क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी था, और डुप्ले की महत्वाकांक्षा के चलते फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक भार पड़ रहा था, और फ्रांसीसी सेना और उसमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही थी। तो ऐसे में डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और डुप्ले के बाद में काउंट डी लैली को गवर्नर बनाकर भेजा गया, जो डुप्ले की तरह बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था, और वो बहुत उग्र स्वभाव का भी था, और हर कार्य में बहुत शीघ्रता करता था। ऐसे में वह उन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से नहीं संभाल सका, और इसी समय हम 1756-57 की बात करें तो 1757 जो है वो तिथि है जब भारत में अंग्रेज़ों की पहली बड़ी विजय हुई। अंग्रेज़ों ने बंगाल में प्लासी का युद्ध जीत लिया था, और प्लासी के साथ में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। तो अब जो स्थितियाँ थी अंग्रेज़ों के फेवर में थी, अंग्रेज़ों की स्थितियाँ जो थी वो मजबूत होती जा रही थी, और इसी बीच जो है अंग्रेज़ों ने जब इस पर अधिकार कर लिया बंगाल पर, और धीरे धीरे कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों की शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी।
और जनवरी 1760 में अंग्रेज सेनापति आयरकुट ने वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। इसके पश्चात पौंडीचेरी का भी उन्होंने घेरा डाला और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इसी बीच 1763 में जो सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 में प्रारंभ हुआ था, वह सप्तवर्षीय युद्ध जो है पेरिस की संधि के साथ में समाप्त हो गया। और जब यह युद्ध यूरोप में समाप्त हो गया तो उसके साथ में सप्तवर्षीय युद्ध के साथ में भारत में भी कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गए और इसी के साथ में अंग्रेज़ों की सर्वोपरिता स्थापित हुई और फ्रांसीसियों की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो था उसके बाद में पौंडीचेरी, माही, चंद्रनगर के बंदरगाह संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को वापस कर दिए गए। फ्रांसीसी अब केवल जो अब तक राजनीति में बहुत अधिक दिलचस्पी अंग्रेजों सबसे प्रारंभ में राजनीति में दिलचस्पी लेना ही फ्रांसीसियों के द्वारा शुरू किया गया था। अब फ्रांसीसी केवल व्यापारिक कंपनी रह गई थी और धीरे धीरे व्यापार पर भी उनका एकाधिकार समाप्त होने लगा था। अंग्रेज़ों का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण में और धीरे धीरे भारत में स्थापित होने लगा और इस प्रकार से एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष जो है अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता के साथ में समाप्त हुआ और अंग्रेज भारत की राजनीति में सर्वे सर्वा बन गए। धन्यवाद।